प्रिय विद्यार्थियों, विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हम सब जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और इस क्रांति के पीछे मूल कारण था अव्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था की स्थापना। लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात नेशनल कन्वेंशन की स्थापना और उसके पश्चात डायरेक्टरी शासन में वह व्यवस्था फ्रांस वासियों को नहीं मिल सकी, जिसके कारण उन्होंने 1789 में क्रांति की थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब नेशनल कन्वेंशन स्थापित हुआ, उसमें जैकोबिन्स और जिरोंदिस्ट के बीच रस्साकसी चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप 1792 से लेकर 1795 तक नेशनल कन्वेंशन का शासनकाल रहा। तत्पश्चात शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन हम डायरेक्टरी शासन के रूप में देखते हैं। लेकिन डायरेक्टरों का शासन भी एक भ्रष्ट शासन था, जिसने फ्रांस में कोई बड़ा बदलाव करने में सफलता अर्जित नहीं की। लेकिन इस डायरेक्टरी शासन में एक व्यक्ति का उद्भव हुआ, जिसको हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त सन 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ था, जो पहले जिनोवा के अधिकार में था, बाद में इसे फ्रांस ने ले लिया था। इस तरह जन्म से नेपोलियन बोनापार्ट कोर्सिकन था। मूल वंश के आधार पर वह इटालियन था और राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से वह फ्रांसीसी था। वह अपने पिता के चौथी संतान के रूप में जाना जाता था और इसके जन्म को याद रखने के लिए आप भारत के स्वाधीनता दिवस का स्मरण करें, यानी 15 अगस्त का दिनांक। और वर्ष की जब हम बात करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म वर्ष के 100 साल पहले, महात्मा गांधी का जन्म वर्ष 1869 है और नेपोलियन का जन्म वर्ष 1769 है। उस वर्ष इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित रहा और बाद में यह सैनिक स्कूल, यानी जन्म के बाद इसने पेरिस के सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात इसने लेफ्टिनेंट के पद को प्राप्त किया। इसकी इच्छा नेवी में जाने की थी, लेकिन जिन लोगों ने इसका चयन किया, उन्होंने इसका चयन लेफ्टिनेंट के रूप में थल सेना में किया। तो नियति इसको कहीं और ले जाना चाहती थी, यह जाना कहीं और चाहता था। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को जब हम पढ़ते हैं, अग्नि की उड़ान, उससे हमें यह ज्ञात होता है कि वे वायुसेना में जाना चाहते थे। उसका उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन बाद में हम सब जानते हैं कि वे एक राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। नेपोलियन भी चाहता था नेवी में जाने को, लेकिन इसका चयन थल सेना में हुआ और हम ये कह सकते हैं कि इसी कारण इसका उत्कर्ष भी हुआ। अगर नेपोलियन जल सेना में होता तो अधिक से अधिक एडमिरल तक पहुंचता और उसका कैरियर वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन चूंकि नेपोलियन ने थल सेना में रहते हुए कार्य किया, इससे उसको उत्कर्ष का मौका मिला। डायरेक्टरी शासन में उसे इटली के आक्रमण की जिम्मेदारी जब दी गई, तो इसको उसने बखूबी निभाया और इटली में जाकर उसने एक सेना नायक के रूप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिससे नेपोलियन की चर्चा फ्रांस में होने लगी। और जब इटली के विजय अभियान को संपन्न करके नेपोलियन बोनापार्ट वापस फ्रांस आया, तो इससे डायरेक्टरों के मन में एक भय आ गया कि यह व्यक्ति हम सबसे अधिक फ्रांस में लोकप्रिय हो रहा है। इसलिए उन लोगों ने निश्चय किया कि इसको अब इंग्लैंड के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। नेपोलियन यह जानता था कि इंग्लैंड जल में एक प्रमुख शक्ति है, इसलिए उसको पराजित करना
एक कठिन कार्य है। इसलिए उसने ये प्लानिंग की कि इंग्लैंड के विरुद्ध जब भी हमारा मुकाबला हो तो वह प्रत्यक्ष युद्ध में न हो बल्कि अप्रत्यक्ष युद्ध में हो। इसलिए उसने जो मोर्चाबंदी की उसमें इजिप्ट पर आक्रमण करने का उसने निश्चय किया, क्योंकि इजिप्ट ब्रिटेन का उपनिवेश था और इस उपनिवेश से गुजरते हुए ब्रिटेन के एक प्रमुख उपनिवेश भारत तक पहुंचा जा सकता था। इसलिए उसने इस को टारगेट किया, इजिप्ट पर इसने आक्रमण किया और 38,000 सैनिकों के साथ 1798 में यह तूलो बंदरगाह से चला। इजिप्ट में जब इसने विजयश्री प्राप्त की और बाद में जब इसके सामने कुछ कठिनाई आई तब इसने वहां के रहवासियों या निवासियों से जब संघर्ष किया तब उसने अपने आप को एक मुसलमान के रूप में प्रोजेक्ट किया और बाद में यह लौटकर फ्रांस आया और फ्रांस आने के बाद जो परिस्थितियां बनी, जैसा कि फ्रांस के लोग चाहते थे कि अगर हमको कोई व्यवस्था दे सकता है तो वह नेपोलियन बोनापार्ट ही दे सकता है। और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने परिस्थिति का लाभ उठाया और तत्कालीन समय में कॉन्सुलेट शासन स्थापित हुआ। 3 कौंसल हुआ करते थे, जिसमें प्रथम कौंसल नेपोलियन था। शेष 2 कौंसल को नियुक्त करने का अधिकार भी इसे ही प्रदान किया गया और इस कौंसल शासन में नेपोलियन को कार्य करने का एक बेहद अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद के फ्रांस में यानी 1789 टू 1799 की अवधि में जो अव्यवस्थाएं फ्रांस में थी उसको दूर करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त दूसरा लक्ष्य बनाया कि जो अस्त व्यस्त व्यवस्था फ्रांस में है उसको सुधारा जाए और अव्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था को स्थापित किया जाए, शांति स्थापित किया जाए और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ एक सम्मानजनक सुलह की स्थिति को निर्मित किया जाए। एक नवीन संविधान को लागू किया गया, उसको क्रिएट किया गया, फिर लागू किया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यह चौथा संविधान था जो कि कौंसल शासन के अंतर्गत लागू किया गया था। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी उसमें हम पाते हैं कि कार्यपालिक शक्तियां इन 3 कौंसलों के हाथों में निहित थी और 10 वर्षों तक प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन का चुनाव किया गया था। उसे सेना प्रमुख भी कहा जाता था। जैसा कि अभी मैंने बताया 2 कौंसल को नियुक्त करने का अधिकार भी उसे दिया गया था और व्यवस्था 4 भवन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें राज्य परिषद, सीनेट, ट्रिब्यूनेट और व्यवस्थापिका सभा हुआ करती थी। बाह्य दृष्टिकोण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि यह एक निरंकुश शासन व्यवस्था थी, एक व्यक्ति की शासन व्यवस्था थी और फ्रांस के लोगों ने इसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनको व्यवस्था चाहिए था और वह व्यवस्था उनको नेपोलियन बोनापार्ट ही दे सकता था। लेकिन फ्रांस जिस तरह से संघर्ष कर रहा था और उसका इंग्लैंड के साथ संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष का अंत 27 मार्च सन 1804 के आमिया की संधि से हुई, जिसमें इंग्लैंड के साथ उसका अलायंस हुआ और इस अलायंस के बाद उसको सुधार करने का अवसर प्राप्त हुआ। नेपोलियन ने कॉन्सुलेट शासन के अंतर्गत जो प्रमुख सुधार फ्रांस में किए उसमें सबसे पहला सुधार शासन व्यवस्था में परिवर्तन था। उसका यह कहना था कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता नहीं चाहती बल्कि फ्रांस की जनता समानता चाहती है, उसे समानता देना होगा। भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता को उसने छीना और बेकारी की समस्या, क्योंकि सरकार की आलोचना सबसे ज्यादा बेरोजगार करते हैं, तो उसने बेकारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया।
इसके अतिरिक्त फ्रांस में विशेषकर राजधानी पेरिस का सौंदर्यीकरण भी नेपोलियन बोनापार्ट की देन मानी जाती है, जिसने पेरिस में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्क्वायर निर्मित कराए और उन स्क्वायर में उसने इटली से लाए गए कलात्मक मूर्तियों को भी स्थापित करने का कार्य किया। इसके अलावा लीजियन ऑफ ऑनर एक संस्था की उसने स्थापना की, जिसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्य थे उनको सम्मानित किया गया, उनको बड़े बड़े भूखंड दिए गए, यानी एक प्रकार से अपने अधीन सामंत बनाने की परंपरा को नेपोलियन ने शुरू किया। इस सम्मान से उसने कई लोगों को सम्मानित भी किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म भी नेपोलियन ने इस अवधि में किया। राज्य में आय के सोर्स को उसने बढ़ाया और एक्सपेंडिचर को, खर्च को उसने कम करने का प्रयास किया और पूंजी के संचयन के लिए उसने बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया और जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे उसको पेरिस विश्वविद्यालय से उसने संबद्ध किया। इस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में भी उसने नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में भी नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया। उसका कहना था कि बिना राज्य के धर्म की स्थिति कुतुबनुमा जहाज के समान होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए जिस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। नेपोलियन यह कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि मैं पोप का भक्त हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं। मिस्र में मैं मुसलमान था और फ्रांस की जनता की भलाई के लिए मैं कैथोलिक बनकर रहूंगा। उसने पादरियों से रिलेटेड भी संविधान में कुछ नियम बनाए। बिशप की नियुक्ति का अधिकार को राज्य के हाथों में लिया और बिशप के अधीन जो पादरी नियुक्त किए जाते थे उसमें राज्य का अप्रूवल होना जरूरी था। इसलिए उसने धार्मिक क्षेत्र में जो जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया उससे पोप के साथ उसके रिलेशन बिगड़े, लेकिन बाद में पोप के साथ उसका एक समझौता हो गया था जिसको कनकोर्डेट समझौता के नाम से जाना जाता है। उसने नेपोलियन कोड की भी, सिविल कोड की भी स्थापना की, उसका गठन किया, उसको क्रिएट किया। इसके अलावा दंड विधान को भी उसने कठोर बनाने का प्रयास किया। इस तरह नेपोलियन ने कंसुलेट शासन की अल्प अवधि में एक सुधार के नए युग की शुरुआत फ्रांस में करनी चाहिए। उसके फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि उसने इटली के विरुद्ध दूसरी बार फिर से अभियान चलाया। इंग्लैंड के विरुद्ध उसने अभियान चलाया और उसने अपने आप को इस कंसुलेट शासन में रहते हुए फ्रांस के सम्राट के रूप में प्रोजेक्ट किया। 2 दिसंबर सन 1804 को नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ और उसके ये राज्याभिषेक के अवसर पर पोप पायस सप्तम को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था कि मैंने फ्रांस का मुकुट झाड़ी में पड़े हुए पाया था, जिसको मैंने अपनी तलवार की नोक पर उठाया और अपने सिर पर रख लिया। 1814 तक वह फ्रांस का सम्राट रहा। 1814 के लिप्जिंग युद्ध में उसकी पराजय हुई, उसने इस्तीफा दिया और जब उसे निर्वासित किया गया तो फिर से आकर उसने 100 दिन तक 100 डेज तक शासन किया। 1815 के वाटरलू के युद्ध में जब उसकी पराजय हुई तब उसे सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया, जहां 1822 में उसका देहांत हो गया। नेपोलियन के बारे में और भी बातें हम लोग इसके पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।